करना है, इस वाले केस में वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई को a 1/3x माइनस वाई को b। तो ये बन जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4 और ये आ जाएगा हाफ a माइनस हाफ b इज इक्वल टू -1/8। समझ में आ गया? अब गलती पता क्या की है, या तो ये 2 ऊपर चला गया 2a माइनस 2b हो गया, पता नहीं क्यों, है ना। ये पता क्या है, मैं सच में उन बच्चों को, मैंने 10th वाले बच्चों को ना प्रीवियस वाले बैच को डांटा है कि आपने 1 साल जो 2 साल ऑनलाइन लगाया ना, ये उसके नतीजे हैं। ये अपने भ्रम जाल जो आपका फंसा होगा ना कि फिर से ऑनलाइन होगा, ये होगा वो होगा, वो सब निकाल दो, कुछ ऑनलाइन नहीं होगा। आपके टेस्ट ऑनलाइन नहीं होंगे। आज सीबीएसई ने जो पेपर डाला है ना, वो आई ओपनर है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो हम क्वेश्चन कहते थे नहीं आएंगे, सीबीएसई नहीं डालता है, वो आज डाले हुए थे। सर्कल्स के दोनों क्वेश्चन बाहर से थे। जो आपका चैप्टर 10th आएगा, 10th में आगे चैप्टर आएगा, बाहर से था चैप्टर पूरा। यस, तो मतलब अगर वो क्वेश्चन देखते हैं, मैंने वो क्वेश्चन कहा था कि नहीं आने चाहिए, पर वही क्वेश्चन आए हैं। अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा था पेपर, डिफिकल्ट कह सकते हो, मीडियम लेवल था। तो एक तो ऑनलाइन का दिमाग से निकाल दो, जो भी चीज होनी है ऑफलाइन होनी है, रेगुलरली पढ़ना ही है। आपके स्कूल भी सेक्रेड हार्ट ने पेपर फॉरवर्ड ही कर दिया, उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं, जब जुलाई में पेपर होंगे, इस हीट वेव में ऑनलाइन नहीं होंगे। ठीक है, तो आप भी अपने उस भ्रमजाल से निकल जाओ कि क्या पता ऑनलाइन हो जाए, नहीं होगा। तो पहले चीज तो आपने पूरी इस टर्म को रिप्लेस किया है, a प्लस बी इज 3/4, राइट। और इस चीज को जब आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आई हैव टेकन द एलसीएम एंड आई हैव टेकन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। फिर आपकी गलती क्या होती है कि अगर आप एलसीएम लेते हो, जैसे वे वाला क्वेश्चन मैंने दिया था ना, x/10 है क्वेश्चन किसी के पास? नहीं, मेरे पास नहीं। मैंने ये क्वेश्चन दिया था इन बिटवीन। मैं क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि गलतियां मैंने ओवरऑल ये देखी है, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपने ना इसमें एलसीएम ले लिया, बिल्कुल ठीक है, ले लिया। तो यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, ये आ जाएगा 5x प्लस 10/-1। क्यों भाई, इसको क्यों छोड़ दिया? इसमें तो मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लोगे, थ्रू आउट लोगे, ठीक होगी बात ये। तो यहां से, और अगर ये नहीं करना है तो एलसीएम 10 होगा, इट विल बिकम x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर एलसीएम होगा 24। अगर 48 भी लिया है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, उन्हें मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ। ठीक है, तो इस केस में भी, और 10 से कंफ्यूज हो जाते हो कि ये नीचे दिया हुआ, तो किसी ने तो कह दिया कि 1/x इज इक्वल टू a, तो ये 10a बन गया। मतलब लॉजिक ऐसे ऐसे, जितने पेपर उतने लॉजिक दिख रहे हैं। सबका अपना मेथड है, सही कोई भी नहीं। बहुत कम बच्चे जिन्होंने सही किया है सॉल्व। तो मेक श्योर दैट यू सॉल्व इट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आ गया 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है? मैंने एलसीएम थ्रू आउट ले लिया 8, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। डिड आई गेट दैट एवरीवन? समझ में आ गया ये? 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? पेपर देखो, सच में मैं कह रही हूँ, ऑनलाइन तो मैं भूल ही जाती हूँ, कोई बैठा भी हुआ है, when there are people sitting before me। ऑफलाइन होते हैं ना तो ऑनलाइन का ध्यान कम हो जाता है, पर यहाँ पर यू कैन सी ऑलरेडी दैट 4b और -4b ये, मतलब I've seen, मतलब इतनी गलतियां, स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना, प्लीज बाकी सब छोड़ देना। आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको रिपीटेडली सॉल्व करने हैं। लिखो एक्सरसाइज 3.6 के, आज सच में उनको बहुत डांटा, उनको बहुत सुनाया मैंने कि तब पढ़ो, अपनी भ्रम जाल से वापस आओ। अगर अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बाद में जब आपके सारे एंट्रेंस टेस्ट हो जाएंगे ना, ऑनलाइन करते हो, बाद में जब आपके कॉलेज जाओगे वहां पर, तो कोविड जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉरएवर। अब सब कैजुअल हो चुके हैं, हीट वेव के बारे में सोचते हैं, कोविड वेव के बारे में कोई नहीं सोच रहा। 3rd 4th वेव सब भाड़ में गई है ना। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, और आपको केसेस बता भी नहीं रहे हैं, और बता भी दे तब भी आप घर पे नहीं बैठ सकते। हद से ज्यादा आपका स्कूल ऑनलाइन हो जाएगा, एग्जाम के लिए आपको स्कूल ही बुलाएंगे। हाँ, रोज कहते हैं ना, तो इस चीज से निकल जाओ, अब हमें पढ़ना ही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6,
देखो स्टेटमेंट प्रॉब्लम इसमें कोई भी नहीं छोड़नी है, एवरी स्टेटमेंट प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, ये वाले पार्ट्स तो हमें याद होने चाहिए सारे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 3.5 मैंने करवाई थी, 3.5 में इसके एग्जांपल्स भी देख लेना जिसमें आपकी रिड्यूस होने वाली इक्वेशंस होती हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 जो बार बार सॉल्व करके हमें समझना है, राइट। फिर मैंने एग्जांपल्स उन्हें लिखवाए, लेकिन एग्जांपल्स में 17 बहुत बेसिक एग्जांपल है, 18 जो डिफरेंट हो जाता है। 17 बहुत बेसिक है लेकिन 18 थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसे सॉल्व करना है, राइट। नाउ आई सी, मुझे लगता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्यों देते हैं पेपर में, वो तो सबको समझ में आता है, सब बार बार प्रैक्टिस करते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वहां पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिखा होता है, आप उसमें गलती करा, राइट। ये वाला क्वेश्चन और फिर इसके बाद जैसे 3.4 के ये वाला क्वेश्चन था 3.3 एक्सरसाइज 3.3, बाकी सभी क्वेश्चन इसके सेम है। देखो सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। आपको मम्मा का फोन आ रहा है? हाँ, वो मैंने डाला, बिरयानी इज नॉट हियर, डाला नहीं कि वो आ चुका है। हेलो मैम, ही इज हियर, ही रीच्ड अ लिटिल लेट बट वो है यहाँ पर। मैं अभी डाल देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने फोन उठाने से पहले यही कहा, ठीक है ओके ठीक है, अभी होना भी चाहिए मम्मा को इतना इन्वॉल्व, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और ये वाले क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली करने हैं। मतलब जब भी टेस्ट कहीं भी आता है ना, ये क्वेश्चंस तो आपके मतलब ये हाथ से सॉल्व करने हैं। और स्टेटमेंट प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट सॉल्व होनी चाहिए, आपसे स्टेटमेंट बननी चाहिए, इक्वेशन स्टेटमेंट की इक्वेशन बननी चाहिए, वो आप हमेशा करोगे ही करोगे। क्लियर हो गया इतना सबको, राइट। ये आपको बाकी कुछ और नहीं करना, मैंने वर्कशीट दी है वो साथ साथ करो, बट ये रिपीटेडली करने हैं। इन क्वेश्चंस को रट्टा मारना है एक तरह से कि मैं रट जाए, उनको सॉल्व कैसे करना है। द मोमेंट आई गिव दिस क्वेश्चन, आपको मैं बुक की एक्सरसाइज है, बुक की एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया, तभी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, है ना। हमने बुक एक बार भी सॉल्व नहीं की, हम एक्स्ट्रास पे भाग जाते हैं, हम इधर भागते हैं और कहते हैं हमें चैप्टर आ जाए। अब आ जाओ यहाँ पर, अब इसमें हमें क्या करना था, 4a + 4b = 3, ये समझ में आ गया। तो इक्वेशन करो सॉल्व, इसे देखो मत लिखो। मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, आपकी साथ साथ होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होता है, फिर पर हमको मेंशन किया होगा कि आपने यूजुअली नहीं किया होता, यूजुअली नहीं किया होता, आपकी मर्जी होती है। एंड मैक्सिमम वी यूज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बहुत कम, रेयर, क्योंकि वो पुट करना, जैसे अब यहाँ पर आई विल से डायरेक्टली मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, ये 8a = 2 बन जाए। Why will I go for extra step की 4a = 1 - 1 + 4b, then a is equal to this thing? Why will I go for that method? I will directly मैं इसको एलिमिनेट कर, ठीक हो गया। तो आपके पास आ गया 8a = 2, a = 1/4। Be very careful with your sign, हाँ हाँ, और b = 1/2। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी देखो, ठीक है, तुम्हें समझ में आता है, ऐसे नहीं बैठना, वैसे बैठना है, पेन हाथ में रखना है, पेन को छोड़ना नहीं है, राइट। प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें, सिर्फ कैलकुलेशंस करोगे। देखो मैं किसी को तभी मतलब पोक करती हूँ जब मुझे इसमें कोई इंप्रूवमेंट दिखे या वो बच्चा मेरे को तंग करता है ना, कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स पास करता है, जैसे हर्षित है तो मैं उसको जरूर पोक करूंगी, जब मौका मिलेगा मैं उसको जरूर उंगली लगाती हूँ, सच्ची बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है कभी कभी। अब हट गया, एक बार उसको डांट दिया अच्छे से, और या फिर बच्चा हल्की से पोकिंग से काम करना शुरू कर दे, है ना। पहले एक तुम्हारा सीनियर था, मतलब पिछले वाले बैच में आयान था, जिसने पढ़ना शुरू कर दिया सच में, राइट। हाँ मतलब नहीं, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, पर पढ़ाई से मन 2 साल से छूट गया, वो हाल है इसका, तब जो मुझे लगा है ना, पढ़ाई से छूट गया ना मन 2 साल ऑनलाइन। हाँ, हल्का सा बस उंगली लगाने वाली बात है कि बस वो पंप करना है, फिर उड़ेगा बलून तक, ठीक है। तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि तुम कर लोगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तुम कर भी रहे हो ठीक से, बट थोड़ा सा
अब आपका ना ये क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन है, आपको ए और बी नहीं लगाना, आपको ए और बी नहीं निकालना, आपको ए और बी को फर्दर यूज करना है। तो 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू भी 1 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? लिखा है आपने, इसको सॉल्व लिख लो इसको एक बार। सच में अपने भ्रम जाल से सच में वो बहुत बोली उस क्लास में, प्लीज कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। पढ़ना तो है ही है हमें, पढ़ाई के बिना क्या करोगे? और स्कूल जाओगे पढ़ाई करनी है, घर बैठोगे नहीं बैठोगे, स्कूल जाओगे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो कम से कम जो हम चीज है, ये लॉजिकल क्वेश्चंस है। मैथ्स में मार्क्स स्कोर करने मुश्किल नहीं होते, मैथ्स मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। हिस्ट्री है, लास्ट में रट्टा मार लेंगे, वहां पे लिखाएंगे कुछ ना कुछ तो, पर मैथ्स में रट्टा मार के भी कुछ नहीं करके आते। साइंस में थोड़ा बहुत रट लेंगे, थ्योरी पार्ट निकाल लेंगे, लेकिन मैथ्स तो थ्योरी है ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई मैथ्स इज डिफिकल्ट, बिकॉज लास्ट में ना 2 दिन में मैथ्स नहीं होती। बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हो ना तो वो भी नहीं करता, ठीक है ना, वो भी नहीं कर पाता। और सच में कहती हूँ कि कभी कभी जैसे मैं भी क्लासेस, मैं भी बैठकर क्लास में बहुत मतलब गलतियां, पता क्या होती थी आपसे पहले, ये कोविड से पहले गलती होती थी कैलकुलेशंस में कि प्लस माइनस की जगह प्लस ऊपर साइन में नीचे माइनस कर दिया, कैरी फॉरवर्ड गलत किया। वो मेजर गलती थी जो मैंने बच्चों में देखी थी। वो समझ में आती है कि वो ध्यान की कमी है या जल्दी जल्दी में करते हैं, या तो कॉन्सेप्ट ही गलत लगाते हो। आप क्या कर रहे हो? मतलब मैंने देखा किसने लिखा हुआ है, क्या था, a/2 ठीक लिखा है, -b/2 इज इक्वल टू -1/8 और लिख दिया a-2 इज इक्वल टू 4y। अब मुझे समझने में मुश्किल आई कि किया क्या है, तो पेपर देते हुए ऐसे समझ में आया, इसलिए 2 into 2 मल्टीप्लाई करके आने। क्यों? मेरी मर्जी, मतलब क्यों? क्योंकि हमने 2 साल ऑनलाइन लगाए हैं। आपको समझ नहीं आता कि कब मल्टीप्लाई, कब प्लस, कब एलसीएम लिया है, माइनस में मल्टीप्लाई नहीं होता है ना। एंड सीरियसली देयर वाज दिस 10th का बच्चा, कौन था? तुम थे? पता नहीं। 2 into 4/3 लिखा हुआ है तो लिखा 2 into 4 upon 2 into 3। हाँ, किसने लिखा हुआ है? सच में किसने लिखा है ये चीज? हाँ तुम नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं पता किसने किया है। आई वाज लिटरली आई वाज शोइंग दिस पेपर टू समवन, कहते ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना। मैं कहने इजी क्वेश्चन है, गलतियां ये हो रही। मैम नहीं, उसको 2 के नीचे 1 लगाते हैं, बताना वही तो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर्स, और कुछ तो ऐसे भी करते हैं इफ इट इज, अब तक करते हैं, पता नहीं क्यों ये एक हैबिट है आपकी। इट इज 9 + 3 9 + 2√3 लिखती हूँ, 2√3, ये 3 से डिवाइड करना है आपने इसको, बस क्या, और बन गया 3 + 2√3। Whenever you have a common denominator of 2 and more terms, तो हमेशा ओवरऑल कॉमन निकलकर कैंसिल होता है। आप एक सिंगल टर्म के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। आपने 9/3 और 2√3/3 को ऐड करके ये टर्म बनाई है, तो ये इंडिविजुअली सॉल्व होता है, हर एक टर्म से कैंसिल होता है। बट वो नीचे वाला 3 कॉमन बन गया, 3 कॉमन है दोनों के लिए, तो आप एक के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, आपको दोनों से कॉमन निकालकर फिर कैंसिल करना। आप you cannot cancel through this and say that it is equal to 3 + 2√3. This is in fact equal to 3 + 2√3/3। समझ में आ गया? ये गलती बहुत होती है, इसका ध्यान रखो, ये नहीं करते। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन हमें सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, समझ में आ गया हमें। अब आपका चैप्टर नंबर 1 जो हमने करना था, हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, उसके एक चीज हमने की थी टर्मिनेटिंग डेसिमल। रियान तुमने ये भी क्लास मिस की है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी, आप वो देख लेना। बट स्टिल आई विल वांट, मैं आपको ये करवा दूं। पता क्या है, इसमें ना एक डिबेट है इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक में, कि ये नहीं आएगा, किसी स्कूल में ये मना करवा दिया कि नहीं आएगा। डीयू में कहा नहीं आएगा, पूरा चैप्टर में करवाया ही नहीं, नहीं करवाया था। पर हमारी टीचर ने पूरा चैप्टर ही करा दिया, पता नहीं था कि क्या करना है। एफटीए था ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसका ये पार्ट है। नहीं, हमें 1.2 और 1.3 तो करनी है, 1.3 तो करनी है, 1.2 भी करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का पार्ट है, जब आप रिजॉल्व करते हो प्राइम फैक्टर्स के साथ,
थोड़ा बहुत करवा दिया, बाई चांस अगर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। तो मैंने आपको ये टर्मिनेटिंग डेसिमल करवाया था, ये याद है हमें, कल क्लास आपकी नहीं हुई थी, वी रिमेम्बर दिस, राइट? तुम्हें थोड़ा बहुत आता है ये? हाँ, कब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल? रिमाइंडर में जब 0 आ जाए। तो ये कब, फ्रैक्शन के बेसिस पर आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर मैंने लिखा है 4/5, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर को इट शुड आइदर बी इन पावर्स ऑफ 2 और इन पावर्स ऑफ 5 और बोथ। क्या था ना ये, याद है ना? और अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर होगा देन वी नीड टू सी कि अगर मान लो ये 42 है, 42 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 2 into 3, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? बताओ। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग। और आपको मैंने कहा था अगर 2 और 5 की पावर्स होंगी तभी हमें डिसाइड करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है तो इस 3 के बेसिस पे आपने डिसाइड कर दिया। लेकिन देखो न्यूमरेटर को, ये क्या है 42, ये कट हो जाता है, राइट? तो दिस इज टर्मिनेटिंग। 3 चाहे हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर बना, पर वो इनफैक्ट लिमिटेशन पोज नहीं कर पा रहा बिकॉज न्यूमरेटर उसको काउंटर कर रहा है। 3 कोई इफेक्ट नहीं लेकर आएगा बिकॉज न्यूमरेटर इटसेल्फ इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हो गया 21 अपॉन 2 क्यूब, 14 कर दिया ये तो, सॉरी दिस इज 14 है ना। तो 14 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, कुछ भी हो जाए ये टर्मिनेटिंग ही है। क्लियर हो गया? मैंने आपको कहा था फर्स्ट रूल है लोएस्ट फॉर्म में कर। क्लियर हो गया इतनी चीज, है ना? अब मैं आपको सिर्फ छोटी सी चीज जो करवाऊंगी वो है एचसीएफ निकालना, फिर उसके बाद आएंगे 1.2 एलसीएम निकालना। एचसीएफ के क्वेश्चंस करवाए 1.1 में से, एचसीएफ के तो करवाए ना, हाँ वो आएंगे। ठीक है, चलो टर्मिनेटिंग के बाद हमने ये भी किया था, हाउ मेनी डेसिमल्स इन द यूनिट्स इन द हाउ मेनी decimals in the expansion without actual division, find the number of decimal places in the decimal expansion. हाँ 1.1 पूरी नहीं करवाई, एचसीएफ में नहीं करवाया उसमें 1.2 में से करवा 1.2। चलो एचसीएफ थोड़ा सा मैं करवाऊंगी। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है मैम यू के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम नहीं आता नहीं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करें, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी नहीं करनी, उसमें से सिर्फ एचसीएफ वाला पार्ट थोड़ा बहुत मैं करवाऊंगी बिकॉज वो क्वेश्चंस को समझने में फिर बहुत हेल्प करता है। जब √3 √4 हमें करना है ना, √5 इज इरेशनल, तो उसके समझने में थोड़ी सी हेल्प करता है। तो हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैंने लिया 135 एंड 225 का एचसीएफ, इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक मैक्सिमम नंबर 5। ठीक है, हम करते क्या है, जो अब आजकल सिखाया जाता है ना, 135 को फैक्टर्स बनाते हैं सारे। जैसे 1 इंटू लिखो साथ साथ 135, 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से होगा, 3 इंटू 45, वो तो मैं करवाई। लिखो 5 इंटू 27, 9 इंटू 15। अब 9 के बाद जो फैक्टर आता है वो 15 ही है, तो यही घूम जाएगा। तो 135 के सामने ना, ये मैं वो करवा रही हूँ जो आज एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना मेरे बच्चे को करवा रहे हैं क्लास। ठीक है, 5th में है वो, उसको ऐसे 4th से उसको ये फैक्टर्स बनाने सिखाए हुए हैं। तो वो तो करवाएंगे बाद में। उसको पता क्या है, आपको समझ नहीं है कि एचसीएफ है क्या, आपको रट्टा मारा हुआ है कि ऐसे किया, ये किया, बस खत्म। मैं आपको समझा रही हूँ इसका रीजन क्या है, क्या इसका मतलब है। 135 पे मैंने लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बना ली। क्या कह रही हूँ तुम्हें, मैं क्या कह रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये नहीं करना, इसको सिर्फ समझाने का वे बता रही हूँ कि एचसीएफ होता क्या है। आप कॉमन निकालकर ही करोगे, डिविजन से ही करोगे। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 225 के सारे फैक्टर्स बनवाते हैं, उसको 2 साल से ये चीज करवा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इस 2 साल के बेसिस पर उसको पूरी जिंदगी याद रहेगा एचसीएफ क्या होता है और इस एचसीएफ का मतलब क्या है। ठीक है, आपको एचसीएफ का मतलब नहीं पता,
उसका मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? दोनों मैक्सिमम नंबर करेंगे। तब तो बहुत सारे करेंगे, मैक्सिमम नंबर अकर करेगा जो उसको छोटा हो। वो देखो उदाहरण वो कह रहा है 5 भी है, वो कह रहा है वो भी है ना? नहीं मैम जो हमने कॉमन रहेगा ना सबसे ज्यादा करेगा वो ज्यादा अकर करेगा, सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। हाँ, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, दैट मींस द मैक्सिमम नंबर दैट कैन डिवाइड द गिवन टू नंबर्स, देयर विल नॉट बी एनी नंबर मोर देन द गिवन नंबर। इससे छोटे बहुत सारे नंबर्स होंगे लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं होगा। 225 के फैक्टर्स की तभी कह रही हूँ सीख लो इस चीज को, ये चीज जल्दी नहीं कोई सिखाता है और इस स्टेज पर कोई दिमाग नहीं लगाएगा इतना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 75, 5 से करोगे तो 45, देन 9 इंटू 25, 15 इंटू 50, यही आता है। तो इसके फैक्टर्स जो बने वो है 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 एंड 220। ठीक हो गया? ये मैंने आगे नहीं निकाले क्या 9 इसके बाद होंगे ही ना कोई और, इसके बाद कोई नंबर होगा ही। अब इसका मतलब क्या है HCF का कि 135 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135। 225 को डिवाइड करने वाले नंबर्स है 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225। दोनों को, इन दोनों लिस्ट में से जो कॉमन नंबर्स है वो है 1, 3, 5, 9, 15 और 45। कॉमन नंबर्स क्या है इनके? कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं कि दोनों को 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 9 भी करेगा, 15 भी करेगा और 45 भी करेगा। लेकिन इन सब से एलसीएम 1 कैसे हुआ? इन सब में मैक्सिमम फैक्टर कौन सा, सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है? 45, और इसको हम बोल देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया? हाईएस्ट तभी हुआ। एलसीएम बनी और फिर सबसे लोएस्ट कॉमन। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल चाहिए जो टेबल में है। ठीक हो गया? समझ में आ गया? फिर एक चीज होती है फैक्टर और एक चीज होती है डिवाइजर। दोनों में क्या फर्क है? फैक्टर क्या करता है? डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा? 0। डिवाइजर हमेशा क्या करेगा? बस डिवाइड करने वाला काम। कभी आपने क्यों नहीं लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू फैक्टर प्लस रिमाइंडर? कभी किया है? हमने क्या किया है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर मतलब सिर्फ डिवाइड करना है उसमें, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो वो डिवाइजर क्या बन जाएगा? फैक्टर। तो वी आर टॉकिंग ऑफ फैक्टर। आई एम नॉट सेइंग नंबर 47 से डिवाइड कर दो, आई एम नॉट सेइंग नंबर 40 से कर दो या 50 से डिवाइड कर दो। मैंने नहीं कहा 50 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कुछ भी चाहिए 50 से कर दो। 135 ले लो, नहीं कहा ना मैंने आपको इतना कहा कि फैक्टर चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एग्जैक्टली हमें आंसर मिलना चाहिए कि एग्जैक्ट डिवाइड कौन करता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको देती हूँ 3 का ग्रुप, यही आपके साथ है 135। अब हर बार तो ऑब्वियसली ऐसे लिस्ट ऑफ फैक्टर्स नहीं बनाओगे, है ना? तो हर बार हम क्या करते हैं? वी फैक्टराइज इट। 5 से करेंगे तो 135 क्या बन जाएगा? 27। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 225 क्या हो जाता है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर हम कॉमन फैक्टर्स काउंट करते हैं, तो यही करवाते थे। ये देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन। इसका मतलब HCF हमने क्या लिख दिया? 9 इंटू 5 45। ये आपका मेथड है, ये आपको ये नहीं बताता HCF क्या है, इसने आपको बताया निकालना कैसे है। तो मेथड तो आपका यही रहेगा। जो मैंने ये चीज करवाई थी, ये बताया था कि HCF होता क्या है। इनको, इन दोनों को डिवाइड करने वाले, दोनों के लिए जो कॉमन डिवीजन वाले नंबर्स में सबसे मैक्सिमम नंबर को हम बोलेंगे HCF। ठीक है? तो देखो ऐसे लिखा जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मेथड नाम करवा रहे थे उसको, उसकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ था कि फैक्टर्स बना लिए, फिर उसको लिखवाया कॉमन फैक्टर्स। तो उसने लिखा कॉमन फैक्टर्स है 1, 3, 5, 9, 15, 45। देन कहा therefore HCF, इसको फिर सर्कल कर दिया और लिखा HCF is 45. So for every number, every 2 numbers, she forms a group of factors. हर एक में वो 2 ग्रुप ऑफ फैक्टर्स बनाती है, फिर कॉमन फैक्टर्स लिखती है और उसमें HCF जो है वो हाईएस्ट उसको लिख देती है। तो ये आपको समझाता है HCF है क्या।
ठीक हो गया इतना। और यहां से हमने निकाला मेथड, अगर आपके पास 3 नंबर्स हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको साथ में दे दिया 135, 225 एंड 475, ठीक है। आपने इसको फैक्टराइज किया, 3 क्यूब इंटू 5, 225 को किया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 475 को करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 9 95, 5 इंटू 5 इंटू 19, यही हुआ। लिखो, फैक्टराइज करो। अब 3 नंबर्स का हम HCF निकाल रहे हैं। कॉमन क्या होता है, 3 नंबर्स में अलग आ जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 3 नंबर में कैसे करना है। 475 इज, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 19, बिल्कुल ठीक है। 25 2 जार 500 होगा ना, तो उससे कम ही होगा ना, 19 ही आएगा। अब हुआ क्या है, तीनों में कॉमन देखना है, ठीक है। तो तीनों में एक तो ये 5 कॉमन है, इसके अलावा कुछ है तीनों में। अगर 3 इसके पास है, इसके पास है, पर इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा, सो मोर देन 3 और मोर देन 3 नंबर्स, तो तीनों में जो फैक्टर कॉमन होगा उसे कैंसिल कर दो, उसे कैंसिल करके एक बार बाहर ले आओ। इसके बाद देखो कि कुछ तीनों में इकट्ठा 5 और 5 इसमें है, बट इसके साथ ग्रुप बनाने के लिए एक्स्ट्रा 5 यहाँ पर मेरे पास नहीं है। जो एक 5 था उसे ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुकी। क्लियर हो गया। तो 3 नंबर्स में HCF विल बी इक्वल टू 5। समझ में आ गया इतना में। 3 नंबर्स में यहाँ पर HCF इज 5, ऑल द 3 नंबर्स उनका हम फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर। हाँ 3 क्योंकि 475 में नहीं है, 19 इन दोनों में नहीं। क्लियर हो गया। ऐसे हम HCF निकालते हैं। तो आपकी ग्रुप आपके ना एक मेथड और है HCF निकालने का, मैं स्पीड अप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको मैं समझा सकूं HCF निकालते कैसे। तो एक मेथड और होता है, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यूक्लिड वाला मेथड जो है ना, वो लॉन्ग डिवीजन का ही प्रॉपर एक लिखने वाला पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू फाइंड, जैसे सेकेंड पार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, HCF ऑफ 38220 एंड 196, मुझे इसका HCF निकालना है। 38220 एंड 196, इसका HCF निकालना है। तो मैं कैसे निकालती हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। समटाइम्स ना मुझे फैक्टराइज करना अच्छा नहीं लगता। हाँ वही कह रही हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू कर देते। तो 196 2 जा कितना होगा, 392 हो जाएगा। मैं इसको 1 से ही लिखूंगी, मैंने लिया भी पड़ा, मुश्किल होता है, पर समटाइम्स फैक्टराइज करना ही आसान है। कभी कभी फैक्टर्स में 547 आ गया, नहीं समझ में आ रहा वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस केसेस में वी गो फॉर दिस मेथड 7 1, ये आता है 1762, ये आ रहा है। तो अब मैं अगर 1762 196, सो आई विल गो फॉर 9 1 4 5 कैरी 81, बढ़ जाएगा 86 और ये 8 1764 हो गया। तो ये 8 से जाएगा, ठीक है। 196 इंटू 8 8 4 कैरी 72 76 7 1568 1568। तो ये आ गया 491 और एक 0 आ गया 1940। सो अगेन 9 से चला जाएगा, इट विल बी 1764, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आ गया 6, 13 में से 7 और 176 आ गया, अगर ये कैलकुलेशन सही है सारी। अब हम क्या करते हैं, ये बन जाएगा रिमाइंडर, इस स्टेप का बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहला डिवाइजर था वो बन जाएगा रिमाइंडर, वो बन जाएगा डिविडेंड। तो 176 से किया, ये आपके पास क्या आ गया 20, कुछ गलती है। हाँ बिल्कुल ये आगे आगे प्रोसेस चलता जाएगा, अगर ये कैलकुलेशन सही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई ना कोई इसमें मिस्टेक होने की बहुत ज्यादा चांसेस बिल्कुल है। तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? नहीं यही मेथड यूज करते हैं। आपने इसको माइनस किया तो 7 ही आएगा। हाँ
नहीं ना, इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं, HCF आ सकता है। तो फिर मैं करूंगी 20 लिखकर 176, सो 20 8 जा 160, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 16, 20 से किया 1 जा 16, फिर आ गया 4, उसको रखा 16, 4 जा 16, तो हमारे पास HCF इज 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये लंबा मेथड है, पर जहां पे फैक्टराइज करना मुश्किल हो, नंबर को फैक्टर्स नहीं सूझ रहे हो, तो वहां पर ये मेथड चल जाता है। क्लियर हो गया? आपको जो क्वेश्चन जिसमें कट हुआ है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5। वो तो पक्का है कि नहीं है? ये है टू फाइंड HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। हमने पता लग गया कैसे हम HCF निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ये तो एक मेथड है, जस्ट टू टेल यू। जिससे हमारे पास है 867 एंड 255। I know this is divisible by 5. 5 into 51. 5 into 3 into 17. 867 डिवाइड होता है, 3 से होता है डिवाइड। 3 into 2 जा, बोलो आगे, सॉल्व करो। 8 9, फिर क्या होगा? 3 into 289 मतलब 19 है, 289 21 हो गया। हाँ जी बोलो, 289 किसका स्क्वायर है? 17 स्क्वायर। 289 स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पक्का? किसका है? मैं सच में ऑनलाइन वाले बच्चे हो तुम, सच में। 18 का सॉरी 16 का कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर करो। हे भगवान, तुम बच्चे हो क्या हो? 17 का स्क्वायर है, वैसे परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। मैं बोल रही हूँ 17, मैं बोल रही हूँ 17 फिर। तो अब बताओ इसमें HCF क्या होगा? जैसे ये फैक्टराइजेशन ना, तब काम आएगा वो लॉन्ग डिविजन मेथड। समझ में आ गया? यू जस्टिफाई मैंने क्यों पढ़ाया तुम्हें वो। 867 मैम, ये तो बहुत लंबा है, क्या होगा? हाँ देखो, ये 2 से हमने किया है तो 4 से नहीं जाएगा, दिस विल गो विद 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 765। करो सॉल्व इसको, कैलकुलेशन साथ साथ किया करो। ये आ गया 201, then you will use 255 here, 102, 2s are 204। आपके पास थर्ड स्टेप में आ गया 51 और या 102, 2s are 102 माइनस रेयान लिखो, ये आ गया 0। तो हमारा HCF, जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, उस स्टेप का डिवाइजर इज द HCF। समझ में आ गया? अब जस्टिफाई हो ना, 289 समझ ही नहीं आ रहा था। और ये ऐसा नंबर है जो ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 7 से जाएगा। फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। फिर आप 11 से करोगे, उससे नहीं होगा। 13 से करते करते हिम्मत जवाब दे देगी, हो गया गलत है, मैंने कहीं गलती की है ना? तो उस केस में हमारा डिवीजन मेथड कम्स वेरी हैंडी फॉर दोस क्वेश्चंस जहां पर हमें फैक्टराइज करना समझ नहीं आता। क्लियर हो गया इतना? क्योंकि वहां पर आप सिर्फ उसे डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हो। अपने आप को आपने खुद जस्टिफाई कर दिया कि ये क्यों करना चाहिए मेथड हमें, जहां पे फैक्टर्स बनने मुश्किल है। HCF उसने दिया 55, 51 और हमारा HCF भी क्या आता है? 51। ठीक है, नंबर्स क्या थे? 867, 255, 51 HCF आया। 51 इन दोनों से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना? और जो आपके पास ये नंबर है 867 और 255, इन दोनों से छोटा है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 255। HCF उससे भी छोटा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, आप मुझे HCF बताओगे। HCF ऑफ 13 एंड 52। 13। 52 क्या होता है? 13 into 4। समझ में आ गया? आपने अभी निकाला था
867 एंड 255, इनका HCF हमने क्या निकाला था अभी 51, राइट। आपने HCF निकाला था 135 एंड 225 का, क्या था 45। फिर से बोला 5, मैं HCF बोल रही हूँ, तीसरी बार बोल चुकी हूँ। उसके बाद फोर्थ, आई गिव यू 15, 135 एंड 225, नंबर्स बढ़ा देती हूँ। अब इनका HCF क्या हो जाएगा 50, समझ में आ गया ना, क्योंकि 15 फैक्टर्स में था, अब हमें याद था। तो आप एक चीज देखोगे, HCF या तो, अच्छा इन सब में ना छोटा नंबर मैं सर्कल कर देती हूँ, चारों में ना सबसे छोटा नंबर मैंने सर्कल कर दिया। तो आपका HCF, हाँ, HCF is always equal to or less than the smallest number in the group. मतलब कि कल कोई कहता है ना HCF निकालो 15, 135, 225 का HCF is 130 और 45, तो वो क्या है, फॉल्स, गलत है। आपका HCF इस दो नंबर से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। आपका HCF 15 से बड़ा नहीं हो सकता, 15 से छोटा होगा, ठीक है, या उसके इक्वल हो। HCF is always less than equal to smallest number in the group, और HCF means we look for a number, लिखो, we look for a number that divides the given number exactly. दिए हुए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले नंबर को हम ढूंढते हैं। ये चीज आपको बताएगी कि हमें निकालना क्या है, HCF या LCM। हमेशा this thing will always tell us what we need to find out. Either we need to find HCF or we need to find out LCM. क्लियर हो गया? जैसे कि आपका क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल 4, पेज 6, HCF निकालना ना चाहिए हमें। अब एग्जाम्पल्स, इसके सिर्फ एप्लीकेशंस जो है सिंपल वाली, वो वाला आ जाएगा। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फीज है, 130 बादाम बर्फीज है। She wants to stack them in such a way, उनको स्टैक करना है, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रख के उससे लाइंस बनानी है, in such a way that each stack has same number of same number. काजू बर्फी का जो स्टैक बनाऊंगी, जितनी एक लाइन में काजू बर्फी रखी जाएगी, स्टैक मतलब ऐसे साइड बाय साइड रखना है, ऐसे ही उतने ही लाइन में बादाम बर्फी रखी जाएगी। क्लियर हो गया? एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, पूरे एरिया को लीस्ट कवर करे वो, ठीक है। Each stack has the same number and they take up the least area of the tray. तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक स्टैक में नंबर बढ़ा दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक के ऊपर एक आप कितना रख सकते हो। उसको मैं ऐसे दिखा दिया, आप इसको हॉरिजॉन्टली मत देखो, वर्टिकली देखो, एक के ऊपर एक रखी हुई, ठीक है। ऐसे आपने करके स्टैक बना दिया, ऐसे पूरी एक टावर सा बना दिया बर्फी का। तो जितनी आपकी काजू बर्फी की हाइट होगी, उतना ही आपकी बादाम बर्फी की हाइट होगी। नंबर ऑफ पीसेस इन ईच स्टैक शुड बी सेम, नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक शुड बी सेम। और ऐसा करके क्या होगा कि जितना एरिया कम ऑक्यूपाई करना है तो हम हाइट बढ़ा दें, यही करोगे ना। तो वो कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो देखो मुझे निकालना होता है कि जब मैं स्टैक बना रही हूँ, बर्फीज का बना रही हूँ, तो इस स्टैक में कितनी बर्फी आएगी, वो नंबर 130 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। तो मुझे क्या निकालना है, HCF। आई विल फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 130। 420 होता है 10 into 42, 130 is 10 into 13, 42, 7 into 6, 10 into 13। तो हमारा HCF क्या आ गया, मैं क्वेश्चन के बारे में भूल ही गई थी कि मॉडल। तो HCF is 10। इस HCF का 10 का होने का मतलब क्या है, लिखो नंबर ऑफ पीसेस
इन ईच स्टैक। टावर बनाया ना जो बर्फी का, उसमें कितने पीसेस रखे हमने एक टावर में? नंबर ऑफ पीसेस इन ईच स्टैक इज 10। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ ईच स्टैक इज 10। तो आप मुझे बता सकते हो इस काजू बर्फी के नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हैं? कितने टावर्स बन गए होंगे? एक में कितने रखे हैं? 10। 420 रखने हैं। 42 स्टैक्स। समझ में आ गया? नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो गए? 42 पीसेस इन ईच। जैसे हमने पैकेट्स पैक करने हैं, मैंने काजू बर्फी के पैकेट्स बनाने, छोटे डब्बे बनाने हैं, है ना? 10 डब्बे, हर एक डब्बे में 10-10 पीसेस पैक करूंगी तो कितने डब्बे आ जाएंगे मेरे पास? 42। और बादाम बर्फी के कितने डब्बे आ जाएंगे? 30। नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी 30। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हो जाएंगे पूरे ट्रे में? 55 स्टैक्स टोटल। और ये लीस्ट नंबर ऑफ स्टैक्स होगा। ये जो नंबर होगा ना, ये लीस्ट है। हमने कम एरिया ऑक्यूपाई किया है तो हमने इसकी हाइट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप 10-10 का रखोगे, 10 से छोटा नंबर कभी भी ले लोगे, आप कहोगे 2 से 2 रख लो, 5 रख लो, आपके स्टैक्स, नंबर ऑफ स्टैक्स बढ़ जाएंगे। 42 थे ना, इससे बढ़ जाएंगे, तो ये लीस्ट नंबर ऑफ स्टैक्स आएंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। बस HCF में इतना ही है, ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, बाकी एक दो मैं आपको वर्कशीट में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1, इट सेज an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ये है कंटिंजेंट, है ना? आर्मी में होती है ना ये सारी चीजें, मुझे नहीं पता है, बट जस्ट रीडिंग बाय, थोड़ा बहुत जैसे पढ़ते हैं तो उसमें भी पता है कि एक कंटिंजेंट होती है आर्मी की, एक यूनिट होता है, उसमें 616 मेंबर्स हैं, और जो बैंड वाले बंदे हैं ना वो है 32। अब इनको हमें करना है मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स ऐसे होती हैं, एक के पीछे एक, ऐसे, so that in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम एक कॉलम में कितने होंगे? और 32 कॉलम्स में इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कि जितने कॉलम्स मैंने इनके बनाए हैं उतने ही कॉलम्स मैं आर्मी के बनाऊं, आर्मी बैंड के बनाऊं। सेम नंबर कॉलम्स क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, हम क्या निकालेंगे? HCF ऑफ 616 एंड 32। सेम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए आपको, इसे कॉलम्स में बनाना है। आप एक लाइन में खड़ा कर दो 32, है ना? बट देन यू रियलाइज कि 616 इज नॉट डिविजिबल बाय 32, तो इनके एग्जैक्ट नंबर ऑफ 32 वाले कॉलम्स नहीं बन सकते। ठीक है, देन यू गो फॉर अ नंबर व्हिच इज लेस देन 32। लेट मी टेक मी 4। हमने इसके 4 कॉलम्स बना लिए, 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो आई विल कीप 8 मेंबर्स इन 1 कॉलम। 4 कॉलम्स बन गए। ऐसे ही मैं इसको भी 4 से डिवाइड करके कॉलम्स बनाऊंगी, बट यहाँ पर आई विल नॉट गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, बिकॉज इससे बड़ा भी मैं कर सकती हूँ। ठीक हो गया? 8 मेंबर्स इन 1 कॉलम हो गया ना, तो मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ कॉलम्स को मैक्सिमम कर दूंगी, सो दैट आई हैव लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन 1 कॉलम। क्लियर हो गया इतना? तो इसका HCF निकालोगे, क्या आएगा? फैक्टराइज किया इसको, 616 8 इंटू 4 हो गया, और यहाँ पर इसको आप करोगे तो 4 इंटू 1 5 4 हो जाता है, 4 इंटू 2 इंटू 77, तो 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, और यहाँ पर ये 8 इंटू 4 तो बन ही रहा है, तो 8 दोनों में कॉमन है। समझ में आ गया? तो HCF हो गया 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स will be 8. Maximum number of columns will be 8.
ठीक हो गया। तो अब देखो ना, आर्मी के ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 है, तो हर एक कॉलम में कितने बंदे रखोगे आप? 4। 1 2 3 4। एवरी कॉलम विल हैव 4 मेंबर, और वो ऐसे करते करते 8 कॉलम्स आपने बना दिए। ऐसे ही इस कंटिंजेंट के भी आपने 4 कॉलम्स 8 4 बंदे एक कॉलम में रखकर आपने 8 के हिसाब से कॉलम्स बना दिए। इसके भी आप नंबर ऑफ 8 कॉलम्स ही करोगे, क्या बोल, ठीक है। आपने इसके किए 8 कॉलम्स, तो आपके पास 32 मेंबर्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हो गए। और हर एक कॉलम में कितने लोग हो गए? 4 ठीक हो गया। अब इसके भी आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं? 8। तो आपने 8 कॉलम्स इसके बनाए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए आपके पास? 77। क्लियर हो गया। इनके नंबर ऑफ कॉलम्स जब बनाओगे तो यहाँ 1 से लेकर आप लिखोगे 77 तक। क्लियर हो गया। और नहीं, आपके सॉरी 1 to 8 ही होगा। नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम विल बी 77। बनेंगे इनके भी 8 कॉलम्स, ईच में 77 मेंबर्स। समझाने में मुश्किल है, समझ में आ गया? ये लिखो, इस चीज को लिख लो। HCF is equal to 8, therefore maximum number of columns will be 8. Maximum number of columns will be 8. So 32 divided by 8, that means 4 members in each column. This is for army man. ठीक है। और दूसरे में हम क्या लिखेंगे? 616 divided by 8, 77 members in each column. This is for contingent. समझ में आ गया हमें? अब कंटिंजेंट के 77 मेंबर्स रखे एक कॉलम में और बन गए 8 कॉलम्स। ऐसे ही आर्मी बैंड के 4 मेंबर्स रखे एक कॉलम में और हमारे बन गए 8 कॉलम्स। ठीक है, 4 मेंबर्स इन 1 कॉलम, इसके हिसाब से। क्लियर हो गया? चलो कल अब करेंगे एलसीएम। आपकी 1.2 कल